अदर लॉज महा इंपॉर्टेंट है, अदर लॉज स्कोरिंग है, उसके बिना पास होना या रैंक लाना दोनों मुश्किल नहीं है। अदर लॉस तुमको एक्स फैक्टर देता है, ठीक है, इट गिव्स यू एक्स फैक्टर। अगर तुम अदर लॉस पे मेहनत करते हो, फोकस कर, तुम देखोगे तुम्हारे टोटल मार्क्स में 20 मार्क का इजाफा हो जाएगा, कम से कम 20 मार्क बढ़ेगा। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा और पढ़ाते हुए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता जाऊँगा, ठीक है, लेकिन तुम भी जब घर में पढ़ोगे, ऑब्वियसली मैराथन में 100% तुम लोग नहीं कर सकते, तो तुम भी जब घर में पढ़ोगे तो इसके एग्जाम्पल को मत छोड़ना। सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने तुम लोगों को बेयर एक्ट के पढ़ाए वो बिल्कुल पढ़ के जाना, उसी से एग्जाम में फंसता है। मेमोराइज, यहाँ पर सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अदर लॉज में सेक्शन नंबर याद कर भी नहीं पाओगे, इससे बढ़िया लैंग्वेज को याद करो और ट्राई करना कि जब एग्जाम में आंसर लिखो तो बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया लैंग्वेज का आंसर लिखो ताकि ज़्यादा मार्क्स मिले। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मार्क्स गिरता है ना वो अदर लॉज में ही गिरता है, तो लैंग्वेज थोड़ी मेंटेन करके चलना। ओके, लेट्स स्टार्ट। एज वी नो हमारे यहाँ अदर लॉज में 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस। मैं अब जाने वाला हूँ एक बड़े चैप्टर में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। नाउ आई एम अबाउट टू स्टार्ट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे रूल्स हैं, इंटरनल एड है, एक्सटर्नल एड है। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ इट विथ यू, पूरा बताऊंगा मैं इंटरप्रिटेशन तुमको। तुम में से बहुत जन ऐसे होंगे, मेरी बात को और सुनना, तुम में से बहुत जन ऐसे होंगे जिनका ये 2 चैप्टर इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस कच्चा होगा। कच्चा मतलब लाइक यू नो नॉट वेल प्रिपेयर्ड, ना समझ में आता है, ना अच्छा लगता है और पढ़ के भी नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। इंटरप्रिटेशन और जीसी से 20 मार्क तक का फंस सकता है। याद रखना 60-40 का वेटेज भले ही हो, पर पेपर 120 मार्क का सेट होता है और 120 मार्क के पेपर में अगर 40:60 में डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 72-48, मतलब 72 मार्क का कंपनी लॉ, 48 मार्क का अदर लॉ। तो अदर लॉ लगभग 50 मार्क का सेट होता है, ठीक है, जिसमें आप मान के चलो इंटरप्रिटेशन और जीसी कितने का आएगा, कम से कम भी 20 मार्क का। तुमको क्या लगता है इंटरप्रिटेशन या जीसी तुम चॉइस में निकाल दोगे? चांस ही नहीं है, मिक्स होके आता है, तो आप चॉइस में नहीं काट पाओगे उसको। और मैं ये भी तुमको बता रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन और जीसी छोटा है, हार्ड है पर छोटा है, अगर करोगे तो हो जाएगा। और मैं इंटरप्रिटेशन जीसी भी काफ़ी डिटेल, नेगो तुमने देखा होगा मैं काफ़ी समझा के डिटेल में करा रहा था, हड़बड़ी नहीं कर रहा था। वैसे इंटरप्रिटेशन जीसी में काफ़ी समझा के कराऊंगा डिटेल में, ये कर लोगे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा पेपर में, ठीक है। मैं इंटरप्रिटेशन, आई विल स्टार्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। प्लीज़ ध्यान देना, सच बोल रहा हूँ, बहुत एफर्ट लगा है, मतलब तुम लोग को दिखेगा भी नहीं, नपेगा भी नहीं। मैं मतलब एकदम मतलब होता ना, खाना पीना, नींद, चैन, प्यास सब भूल गया हूँ इसको कराने के चक्कर में। एक तो लगातार बोलते बोलते क्या होता है, ऑक्सीजन ही खत्म हो जाता है। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये 2 चैप्टर जो भी मैं कराने जा रहा हूँ। पहले लेट्स टॉक अबाउट इंटरप्रिटेशन। महा इंपॉर्टेंट होता है, 10 मार्क तक का एग्जाम में आता है, और तुम अगर अभी मेरे को सुन लोगे तो भी काफ़ी हद तक तुमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आई विल बी यूजिंग प्रेटी मच द बुक का लैंग्वेज, ठीक है। और ओन लैंग्वेज जो तुम सोच रहे हो कि एग्जाम में लिख के आए, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी ओन लैंग्वेज कितनी अच्छी है या ख़राब है। अगर आपने इतना पढ़ लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया कि आपकी ओन लैंग्वेज में सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, देन इट्स गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट। What is the need for interpretation? Sir, interpretation की need इसलिए because the language of the law cannot be drafted with mathematical precision. So language will always have some oddity. Oddity का मतलब, oddity का मतलब एम्बिगुअस लैंग्वेज होता है, मतलब मोर देन वन मीनिंग। यू से अनरीजनेबल, अनइंटेलिजिबल, मतलब कुछ गलत लग रहा है, इलॉजिकल लग रहा है। DI लैंग्वेज की जो भाषा है लॉ की, इट इज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ द लॉ मेकर, मतलब पढ़ के लगता है कि जो नए कानून बनाया है लॉ मेकर्स, उनका वो इरादा तो नहीं होगा। द लैंग्वेज ऑफ द लॉ इज वर्किंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ। सो हम लोग बोलते हैं जब भी लॉ की लैंग्वेज ऑडी होती है, ऑडी मतलब एम्बिगुअस होती है, अनरीजनेबल होती है, डिफीट्स द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स होती है, तब हमको वहाँ इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत पड़ती है। द रीजन इज दैट द लैंग्वेज ऑफ द लॉ कैन नॉट बी ड्राफ्टेड विद मैथमेटिकल प्रेसिजन। अब व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? डेफिनेशन अगर आ गया तो इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द रियल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट एंड द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर इज असर्टेंड। वो प्रक्रिया जिससे आप कानून का रियल मतलब और लॉ मेकर का इरादा समझते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। एग्जाम्पल सबसे सिंपल है कंपनी लॉ वाला केस का, शैलेश हरिलाल शाह वाला जो केस अपने जनरल मीटिंग में पढ़ते हैं।
एक बार जनरल मीटिंग हुई जहां कंपनी ने 2-3 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया था, बावजूद उसके 90% मेंबर आके अटेंड भी कर लिए, केवल कुछ जन शिकायत कर रहे हैं और बेकार का शिकायत कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसे माहौल में कोर्ट ने लेटर ऑफ द लॉ के बजाय स्पिरिट ऑफ द लॉ को चुना। लेटर ऑफ द लॉ क्या है? एज पर सेक्शन नंबर 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 21 क्लियर डेज नोटिस इज मैंडेटरी। वो लेटर ऑफ द लॉ है, मैंडेटरी। लेकिन हालात को अगर आप देखो तो जिन्होंने कानून बनाया होगा उनका इरादा क्या था कि कम से कम 21 दिन पहले यानी 3 हफ्ते पहले शेयरहोल्डर को बताओ ताकि वो एडवांस में तैयारी करके आ सके, यही तो मकसद रहा होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि भाई 2-3 दिन का शॉर्ट नोटिस है, मैक्सिमम जन आ गए, कुछ जनों ने केस किया और उनको भी एक्चुअली कोई नुकसान हुआ नहीं, जबरदस्ती का केस किया। तो यहाँ कानून ने बोला वी विल नॉट गो बाय द लेटर ऑफ द लॉ, विल गो बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉ। कंपनी ने सफिशिएंट नोटिस दिया एडवांस में, 18-19 दिन इज गुड इनफ, प्लस सब कोई आए भी थे, तो केवल 2-4 जन की शिकायत करने पर हम उस मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकते, इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने लेटर ऑफ द लॉ के बजाय स्पिरिट ऑफ द लॉ पे भरोसा किया और एक अलग इंटरप्रिटेशन दिया। कहा कि 21 डेज जब इस तरह के हालात हो तब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 21 डेज इज नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टरी। ओके, तो दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंटरप्रिटेशन इन योर सिलेबस। अब इंटरप्रिटेशन में सर 2 चीजें होती हैं, ब्लू कलर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जहां पर 7 प्राइमरी रूल्स है और 2 सेकेंडरी रूल्स हैं, ठीक है। और एड्स टू इंटरप्रिटेशन है, मतलब टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, नॉट रूल बट टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, 11 इंटरनल एड और 7 एक्सटर्नल एड्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपने रूल्स पढ़ेंगे। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, हाउ मेनी प्राइमरी रूल्स आर देयर? 7 प्राइमरी रूल्स एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दिख रहा है। एक एक करके अपने डिस्कस करेंगे। मैं एक बार तुम लोगों के साथ रफ में चर्चा कर देता हूं, फिर फेयर में चर्चा कर लेंगे। नंबर 1, लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब है लेटर ऑफ द लॉ, मतलब जैसा लिखा है कानून में वैसा ही 100% आप फॉलो करो। डोंट ऐड वर्ड्स, डोंट रिमूव वर्ड्स फ्रॉम द लॉ, डोंट गिव इट योर ओन कलर, डोंट गिव इट योर ओन मीनिंग, यू फॉलो द लेटर ऑफ द लॉ रिलीजियसली। उसको बोलते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो लिटरल का तो मतलब सर एक्चुअली आपने इंटरप्रेट किया ही नहीं, जैसे को तैसा कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। तो लिटरल के बाद क्या है? रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है लॉजिकल। इसका मतलब है कि भाषा अगर पढ़ के आपको लग रहा है कि इलॉजिकल है तो आप लॉजिकल मतलब निकालो। लॉजिकल मतलब निकालने के लिए आपको फॉलो करना चाहिए स्पिरिट ऑफ द लॉ का मतलब है द पर्पस विथ विच द लॉ वॉज मेड बाय द लॉ मेकर्स, द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स। उसके हिसाब से आप एक लॉजिकल मतलब ढूंढ के निकालो। नेक्स्ट क्या है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनीस का मतलब क्या होता है? एक ही कानून है, एक ही स्टैट्यूट है, उसके 2 अलग अलग सेक्शन में कॉन्ट्राडिक्शन है और दोनों में से कोई भी ओवरराइडिंग या सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब दोनों बराबर है। तो हम दोनों सेम मुद्दे पे अलग अलग बात बोल रहे हैं, हम इसकी माने या इसकी माने। तो बोल रहा है कि कुछ ऐसा करो जिससे दोनों की बात मन जाए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका बहुत ही सरल एग्जाम्पल होता है, कंपनी लॉ के अंदर ही है पर फाइनल के सिलेबस में आता है। सेक्शन नंबर 179 बोलता है कि BR and BM पास करो फॉर मेकिंग लोन्स इन्वेस्टमेंट्स, और सेक्शन नंबर 186 बोलता है UBR पास करो। तो BR and BM, UBR कॉम्बिनेशन क्या है? UBR and BM हो गया हार्मोनियस। इनकी बात भी हो गई, इनकी बात भी हो गई, दोनों की हो गई। नेक्स्ट है रूल ऑफ बेनिफिशियल या लिबरल कंस्ट्रक्शन। समाज में बहुत सारे कानून ऐसे बनाए जाते हैं जो गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए होता है, नॉट गरीब बल्कि एनी काइंड ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए। ऐसे कानून को वेलफेयर लॉज कहा जाता है। वेलफेयर लॉज में जब भी कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट वही वाला इंटरप्रिटेशन देगा जिससे गरीब सेक्शन, वीकर सेक्शन का बेनिफिट हो, उनको फायदा पहुंचे। इसको बोलते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, वेयर कोर्ट विल गिव बेनिफिट टू वन साइड, बिकॉज कानून का पर्पस ही वन साइडेड बेनिफिट देना था टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मिस्चिफ रूल, मिस्चिफ रूल में डिटेल में पढ़ाऊंगा विद एग्जाम्पल, ऐसे बोलने से पढ़ा से समझ में नहीं आएगा। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, ये सबको इजी है लगता है। इसके 2 एग्जांपल्स हैं। कई बार एंड को और पढ़ो, और को एंड, मे को शैल पढ़ो, शैल को मे। रूल ऑफ एजुजडम जनरेस, ये भी जब मैं अंदर जाऊंगा एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो ये रहे सर हमारे 7 प्राइमरी रूल्स। नाउ लेट अस टॉक इट आउट इन डिटेल। फर्स्ट वाला क्या लिखा है हमारे सामने? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इसमें तो सीधा बोला है कि लेटर ऑफ द लॉ को फॉलो करो, डोंट ट्राई टू ऐड और रिमूव वर्ड्स, फॉलो ONG, फॉलो
ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। जो लिखा है शब्दों का वही मतलब लो, ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिक मीनिंग। देखिए दैट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन, मतलब आप अपनी तरफ से ऐड रिमूव मत करो, जो लिखा है बस वही फॉलो करो। अब ये इसमें बताया टेक्निकल वर्ड्स का क्या करना है। कई बार कानून हम लोग पढ़ते हैं तो कोई टेक्निकल वर्ड आ जाता है, यस ना, तो टेक्निकल वर्ड्स को समझने के लिए आप उनका टेक्निकल मीनिंग लोगे, और जो नॉन टेक्निकल वर्ड्स है, साधारण वर्ड्स, उनका आप जबरदस्ती का टेक्निकल वर्ड मत लो, उसके केस में आप ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग लो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हिंदुस्तान में पान खाने का एक सामान होता है, पान बिकता है कि नहीं बिकता है, सुना होगा बनारसी पान, ये पान, तो पान इज खाने का सामान। अब पान को इंग्लिश में बोलते हैं बीटल लीव्स, पान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीटल लीव्स। नाउ बीटल लीव्स एक्चुअली कुछ और होता है, बीटल लीव्स एक्चुअली कुछ और होता है। सुपारी का जो पेड़ होता है ना, उस पौधा, उसके जो पत्ते होते हैं उसको बीटल लीव बोलते हैं, पर वो पान नहीं है। पर हिंदुस्तान में पान को ही अपने इंग्लिश में बीटल लीव्स बोलते हैं। तो एक कानून था कि भाई पान के पत्ते के ऊपर सेल्स टैक्स लगना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर द लॉ हैज यूज्ड द वर्ड पान यानी कि बीटल लीव्स इन इट्स ऑर्डिनरी सेंस, नॉट इन इट्स टेक्निकल और बोटैनिकल सेंस। तो आपको यहाँ पे पान का जो मतलब है, बीटल लीव्स का जो मतलब है, वो आप उसका टेक्निकल, बोटैनिकल, बॉटनी वाला मीनिंग नहीं लोगे, बल्कि आप उसका ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग लोगे। ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग का मतलब है, आम आदमी बीटल लीव्स का मतलब क्या समझता है, पान के पत्ते, तो आप वही समझोगे, आप वहाँ पे ज़्यादा बॉटनी नहीं झाड़ोगे। कानून अगर उस शब्द को उसके पॉपुलर मीनिंग में ले रहा है तो आप भी उसको पॉपुलर मीनिंग में लो, आप उसका टेक्निकल मीनिंग उसको असाइन मत करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और जो टेक्निकल शब्द होते हैं उनका तो टेक्निकल मीनिंग लेना पड़ेगा, जैसे अमैलगमेशन, ये टेक्निकल वर्ड है ना, दो कंपनियों का मर्जर, तो इसका तो टेक्निकल मीनिंग ही लेंगे हम लोग, ठीक है। नैरो इंटरप्रिटेशन, कई बार क्या होता है, इफ यू ट्राई टू, मतलब एक ही लिटरल वर्ड है, उसका नैरो मीनिंग भी होता है और वाइड मीनिंग भी होता है। जनरली आपको नैरो मीनिंग लेना चाहिए, बट इफ नैरो मीनिंग फेल्स टू गिव इट अ मीनिंग, देन यू शुड गो फॉर द वाइडर मीनिंग। ओके, मतलब इसका एक एग्जांपल था कि आज जनरल मीटिंग में कुछ एजीएम में कुछ स्पेशल बिजनेस डिस्कस होने जा रहा है जिसके अंदर किसी डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट है, तो ये तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102 में देना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए डायरेक्टर खुद इंटरेस्टेड नहीं है पर उसकी बहन इंटरेस्टेड है, तो वो भी तो हमको मानना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे नैरो नहीं, यहाँ पे वाइड इंटरप्रिटेशन देना है, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, अगर मान लीजिए लॉ की लैंग्वेज ऑडी है, एम्बिगुअस है, अनरीजनेबल है, डिफीट्स द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर है, तब आप लिटरल कंस्ट्रक्शन लगा नहीं पाओगे, तब आपको बाकी सारे मेथड में जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, मतलब लॉजिकल। यहां पर आपको स्पिरिट ऑफ द लॉ पे ध्यान देना है। मान लीजिए कि आपने एक लाइन पढ़ी और उससे दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, एक सेंसिबल लग रहा है और दूसरा नॉनसेंस लग रहा है, तो नॉनसेंस वाले मीनिंग को मत मानो, जो सेंसिबल है, जो उसमें फिट बैठ रहा है कॉन्टेक्स्ट में, उसी को मानोगे। यही है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। व्हाइल इंटरप्रेटिंग अ लॉ, टू मीनिंग्स आर पॉसिबल, वन इज मेकिंग द स्टैट्यूट एब्सोल्युटली वेग एंड नॉनसेंस and meaningless, and the other is leading to a certain and meaningful interpretation। तो आपको जो meaningful interpretation है वो लेना चाहिए, meaningless interpretation नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये कब इस्तेमाल होता है, when the language is odd, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस का 1960 का। इंग्लैंड में एक कानून था स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। अगर प्रोस्टिट्यूट लोग स्ट्रीट पर खड़े होके, सड़क पे, पेवमेंट पे खड़े होके कस्टमर्स को बुलाएं, सॉलिसिट करें, तो ये एक गुनाह माना जाएगा कि पब्लिक प्लेस पे खड़े होके प्रोस्टिट्यूट लोग कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकते। तो प्रोस्टिट्यूट ने वहाँ पे एक नया काम चालू कर दिया, वो लोग बिल्डिंग में जो एक तल्ले पे बालकनी होता है, बालकनी से खड़े होकर आवाज़ दे रहे हैं। तो बालकनी ऑफ अ बिल्डिंग इज नॉट अ पब्लिक बेस, पर उससे खड़े होकर अगर आप आवाज़ दोगे कस्टमर को, तो बात तो एक ही हुआ, इट इज़ विजिबल टू पब्लिक। तो आपने कुछ ऐसा हरकत किया विच इज़ डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ, तो कोर्ट ने बोला कि एज लॉन्ग एज यू आर विजिबल टू द पब्लिक, वॉट एवर यू आर डूइंग, वेदर ऑन द स्ट्रीट और बिहाइंड द ग्लास वॉल और ऑन द बालकनी, ऑल ऑफ इट विल बी रिगार्डेड एज वायलेशन ऑफ लॉ। तो कोर्ट ने रीजनेबल कंस्ट्रक्शन देके उनको फिर रोक दिया कि आप ये भी मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डिफीटिंग द स्पिरिट ऑफ द लॉ। 3 नंबर, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। एक ही कानून के अंदर दो सेक्शन है, दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं, और दोनों सेम मुद्दे पे अलग बात बोल रहे हैं। जैसे सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बोलता है कि यू हैव टू पास
बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। और 186 बोलता है लोन्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको यूबीआर पास करना है। दोनों सेक्शन में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो दोनों की बात सुननी है। तो बोलता है इसका कंबाइंड कुछ ऐसा आंसर निकालो कि दोनों की बात मन जाए। तो आंसर क्या है? हम लोग लगाएंगे हारमोनियस। हारमोनी का मतलब क्या होता है कि दो ग्रुप जो लड़ाई कर रहे हैं उनमें प्यार मोहब्बत कराना, हारमोनी कराना। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करके आंसर आएगा यूबीआर एंड बीएम में दोनों आ गया, यूबीआर भी हो गया और बीआर एंड बीएम भी हो गया, दोनों की बात मन गई ना। ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली स्टूडेंट का डाउट आएगा सर व्हाट इफ हारमोनियस इज नॉट पॉसिबल, तब? तो भाई अदालतें बंद थोड़ी ना हो गई है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आ गया जहां कॉन्फ्लिक्ट है और हारमोनी नहीं हो पा रहा, तब आप अदालत में जाओ, जज बताएगा, है ना। हम लोग इंटरप्रिटेशन के रूल्स लगा के सॉल्व नहीं कर पाए, तब अदालत में जाएगा। इंटरप्रिटेशन चैप्टर का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर पढ़ने के बाद क्या लीगल केसेस बंद हो गए हैं क्या अदालत में? क्या आज भी चल रहे हैं? चल रहे हैं। बिकॉज इंटरप्रिटेशन के रूल से आप सारे समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इससे तो जज के पास जाना ही पड़ेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई सर हम नहीं कर पा रहे हारमोनियस किसी केस में, तो गो टू कोर्ट, देन द जज विल डू इट। ओके। अब रूल ऑफ बेनिफिशियल या लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये स्पेसिफिकली वेलफेयर लॉज में आता है। इसका तुम लोग को सबको एग्जांपल पता है। इनकम टैक्स एक्ट में ग्रेचुटी पढ़ते हो तो वो 15/26 करते हो कि नहीं? उसकी कहानी क्या है कि वर्कर लोगों ने केस किया था कि 15/30 मत करो, बिकॉज वर्किंग डेज तो 26 होते हैं, 4 तो संडे, तो 15/26 करने से डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ओवरऑल फ्रैक्शन तो बड़ा हो गया, तो इससे ग्रेचुटी का अमाउंट बड़ा निकल के आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है इट इज़ बेनिफिशियल टू द लेबर, यस सर। और ग्रेचुटी किसके भले के लिए आया? एम्प्लॉयर के भला कि लेबर का भला? लेबर का भला। तो कोर्ट ने उनका साइड ले लिया और यही आंसर दे दिया, ठीक है। तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का सबसे सिंपल एग्जांपल है वो ग्रेचुटी में 15/26। वेलफेयर लॉज आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो उनके लिए भले के जो कानून बनाए उनमें हमेशा उन्हीं को सपोर्ट ज़्यादा किया जाएगा। अब हम बात करेंगे मिसचिफ रूल की। मिसचिफ रूल के ना 3 नाम चलते हैं मार्केट में। मिसचिफ रूल, हेडन्स रूल, रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस पे जो हेडन का केस है ना वो तुम नहीं पढ़ पाओगे, बहुत खतरनाक केस है। हेडन का केस जिस जमाने में था अलग ही बुद्धि चलती थी। कई बार स्टूडेंट लोग मेरे को बोलते हैं सर हेडन वाला केस बता दो ना क्या था जिसमें लगा। हेडन वाला केस आज तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारा दिमाग उलट पुलट हो जाएगा एकदम, ठीक है। वो हेडन उस जमाने में बना था जब चर्च वगैरह जो होते थे ना वही बादशाह होते थे, चर्च जो बोलेगा वही होगा, ऐसा था। राजे महाराजे भी चर्च के आगे कुछ नहीं थे। तो उस जमाने का पूरा ऊट पटांग केस है, वो नहीं होगा। उसके बाद मैं तुमको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बताया भी है, बहुत सुंदर एग्जांपल, अभी फिर सुन लो एक बार। मिसचिफ रूल, ठीक है, ध्यान से सुनो। इट्स अ वेरी नाइस केस। इंग्लैंड में एक कानून था, इंग्लैंड का कानून ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट। पर्सन का मतलब बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट, और उसमें लिखा हुआ था कि अबॉर्शन एक गुनाह है, मतलब अबॉर्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, बिकॉज अबॉर्शंस तो होते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ मैरिड लेडीज़ का अबॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अनमैरिड। क्योंकि मैरिड लेडीज़ के केस में क्या होता है, जब बच्चा पैदा जो होता है ना वो इतना नेचुरल नहीं होता, बच्चे पैदा करने के प्रोसेस में बहुत रिस्क होता है। तो कई सारी आप लोगों को ये पता नहीं होगा, पर कई सारे मैरिजेस के केसेस में बच्चा मिसकैरेज होना एक आम बात है, ठीक है। इवन माय फर्स्ट चाइल्ड जो मतलब होने वाला था वो मिसकैरेज हो गया था, और ये बहुत केसेस है, खाली ऐसा बात नहीं कि मेरे साथ हुआ, ये कईयों के साथ होता है कि वो मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज होगा तो बच्चे को तो निकालना पड़ेगा माँ की बॉडी से, अबॉर्शन करना ही पड़ेगा। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट जो एक ओल्ड कानून था, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसने अबॉर्शन को मना कर रखा है, और जिस वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, इस मिसचिफ की वजह से लोग इलीगल अबॉर्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो मिसचिफ क्या था? एक इंपॉर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर जो करना जरूरी है, अगर उसको कानून रोकेगा तो लोग इलीगली करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? भाई वो तो कराना पड़ेगा ना। अगर एक कानून है जो ओल्ड लॉ है, वो अगर कोई एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर सर्जरी को रोक रहा है तो लोग तो कैसे भी करवाएंगे, चाहे इलीगली कराना पड़े। अब आप समझो इलीगल अबॉर्शन जो होते हैं वो सेफ नहीं होते।
लीगल अबॉर्शन जो होते हैं वो बाकायदा हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर एकदम बढ़िया से करता है, और ऑपरेशन थिएटर में हजारों इक्विपमेंट होते हैं जो बचाने में काम आता है ज़िंदगी। इलीगल अबॉर्शन तो घटिया तरीके से कोई डॉक्टर करेगा, उसमें ऑपरेशन थिएटर में नहीं कर सकता, अस्पताल में नहीं कर सकता, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से माँ की जान जा सकती है। तब फिर इन्होंने एक नया कानून बनाया, द अबॉर्शन एक्ट। क्या बनाया? न्यू लॉ। नया लॉ क्या है? द अबॉर्शन एक्ट। और उसमें उन्होंने लिख के दे दिया कि डॉक्टर्स कैन कंडक्ट अबॉर्शन। ठीक है, दैट वाज द रेमेडी, डॉक्टर्स कैन परफॉर्म अबॉर्शन। ओके, तो अब आप समझो, ओल्ड लॉ में एक मिसचिफ था जिसकी वजह से इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं। न्यू लॉ में उसका समाधान है कि यस, अबॉर्शन कर सकते हो पर सिर्फ डॉक्टर करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को हमेशा ऐसे सिचुएशन पे कभी भी जब नए लॉ को पढ़ते वक्त आपको डाउट हो रहा है और आपको इंटरप्रिटेशन करना है, तो यू शुड इंटरप्रेट इन अ मैनर सो एज टू सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। क्या हुआ, थोड़ा और समझो आगे, बहुत मस्त केस है। जैसे क्या होता है कि पहले 6 महीने, पहले 5 महीने तक 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अबॉर्शन नॉर्मल हो सकता है बिना सर्जरी के, नर्स लोग भी कर सकती है दवाइयाँ देके, उसको बोलते हैं हार्मोनल अबॉर्शन। और 20 वीक्स के बाद जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बच्चे का थोड़ा गर्भ बड़ा हो जाता है साइज, तो वहाँ पे सर्जरी होता है, सर्जिकल अबॉर्शन। तो जैसे क्या होता है, मान लो कि 2-3 महीने की प्रेगनेंसी और अबॉर्शन करना है, तो डॉक्टर जरूरी है कि नर्स भी कर सकता है, नर्स भी कर सकता है और इजीली कर सकती है नर्स लोग, तो है ना। तो अब हुआ क्या कि ये कानून तो मना कर रहा है, नया लॉ बोलता है ओनली डॉक्टर कैन परफॉर्म अबॉर्शन। तो जो नर्सिंग सोसाइटी था लंदन में, उन्होंने केस कर दिया कि भाई पहला 20 वीक तक तो हार्मोनल होता है, हमको अलाउ करो, डॉक्टर भी हम ही को बोल के कराएगा तो हमको अलाउ करो ताकि हम लीगल करें, वरना हम लोग को इलीगली करना पड़ेगा। तो भाई मकसद वही है, स्टॉप, सप्रेस द मिसचिफ। सप्रेस द मिसचिफ मतलब स्टॉप द इलीगल अबॉर्शन एंड एडवांस द रेमेडी। रेमेडी क्या है? सेफ अबॉर्शन इन ए प्रॉपर एनवायरनमेंट। तो जज ने बोल दिया कि ओके, 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी में हार्मोनल अबॉर्शन नर्स भी कर सकती है और इलीगली करने की जरूरत नहीं है। तो ये एकदम जबरदस्त एग्जांपल था मिसचिफ रूल का। ठीक है, whenever you are interpreting a new law, you should try to interpret in a manner which suppresses the mischief created by old law and advances the remedy established by the new law. Rule of exceptional construction, इसका पहला एग्जाम्पल and और। and को हम लोग बोलते हैं कंजंक्टिव। जब दो कंडीशंस के बीच में and आ जाता है तो आपको दोनों फॉलो करना पड़ेगा। और को हम लोग कहते हैं डिसजंक्टिव। और का मतलब है जब दो कंडीशन के बीच में और लिखा है तो आपको वन ऑफ द टू फॉलो करना है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप कानून को पढ़े हो, वहां लिखा हुआ और है, लेकिन आपको लगता है यहां पे एक्चुअली बोलने का मतलब था एंड, तो वहां फिर आपको और नहीं एंड सोच के पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन, गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन है ना, कंपनी लॉ में अपने है ना सिलेबस में, उसमें बोलते हैं ना कि 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सीजी, एसजी और कॉम्बिनेशन। और फिर एक और पॉइंट है सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। इन दोनों पॉइंट के बीच में पंगा है। आई विल शो इट टू यू। गवर्नमेंट कंपनी, ये तो मैंने उसी दिन मैराथन कराया था ना भैया। ये देखो सर, गवर्नमेंट कंडीशन में एक क्या लिखा हुआ है, 51% पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट का होना चाहिए, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट कंपनी। अब इन्होंने बीच में लिख दिया है एंड। भाई गवर्नमेंट कंपनी या तो 1 होगा या 2 होगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोल इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर 51% पेड अप शेयर कैपिटल ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रखा है, तो गवर्नमेंट कंपनी है। अब तुम दूसरा सुनो, कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी है ईस्टर्न कॉलियरीज लिमिटेड। ईस्टर्न कॉलियरीज लिमिटेड वो सब्सिडरी है, तो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी भी तो गवर्नमेंट कंपनी है। ईस्टर्न कॉलियरीज में गवर्नमेंट का कोई होल्डिंग नहीं है, पर इट्स अ सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी, तो वो पॉइंट नंबर 2 में है। ठीक है, अब कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या तो पॉइंट 1 में जाएगी या 2 में जाएगी, मतलब या तो गवर्नमेंट उसके अंदर डायरेक्टली होल्ड कर रहा है या फिर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है, दोनों तो नहीं होगा ना। तो कानून बनाने वालों ने बीच में लिख दिया एंड। अभी आप इसको एंड पढ़ोगे कि और पढ़ोगे? तुम्हारे आंख के सामने एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, उसके टीचर का ये गड़बड़ है। एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, उसमें जो लॉ की टीचर हैं उन्होंने बोल दिया नहीं एंड मतलब एंड होगा, मतलब दोनों होना चाहिए। भाई दोनों कैसे हो सकता है? दोनों कैसे होगा? दोनों में से कोई एक ही तो होगा।
तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। लिखा एंड है पर पढ़ेंगे और, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, रीड एज और। क्लियर है कि नहीं ये चीज? तो ये एग्जाम्पल है इसका। वैसे ही मे और शैल, शैल अगर शैल को अपने बोलते हैं मैंडेटरी, मतलब अगर कोई चीज में शैल लिखा है मतलब करना पड़ेगा, और मे लिखा है मतलब ऑप्शनल है, डायरेक्टरी है, करो चाहे मत करो, ठीक है। ऐसा होता है कई बार आप पढ़ते हो आपको लगता है यार ये तो जरूरी नहीं है करना, पर यहाँ शैल वर्ड लिखा हुआ है, या यहाँ पे जरूरी लग रहा है करना पर मे वर्ड लिखा है, तो उल्टा करके पढ़ो, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्रॉपर्ली याद रखना। मैंडेटरी का मतलब इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विथ, डायरेक्टरी का मतलब इफ इट इज सब्सटैंशियली कंप्लाइड विथ, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? जैसे एग्जाम्पल सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, गलती से मे लिखा हुआ है, कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पढ़ के क्या लग रहा है कि अनलॉफुल भी हो सकता है, पर वो तो अलाउड नहीं है ना, तो यहाँ मे को मे पढ़ोगे कि शैल पढ़ोगे, शैल। लास्ट रूल ऑफ एजुस्डम जेनरिस, ये तो सबसे इजी है, छोटे क्लासेस में KG1 में तुमने जो बुद्धि लगाई थी ना वही है। 4 वर्ड लिखे हुए हैं, एक ऑड वन है उसको हटाओ, ठीक है, एक ऑड वर्ड है उसको हटाओ। जैसे अगर मान लो सरकार ने बोला आर्म्स, एम्यूनिशंस, गन पाउडर और अदर गुड्स आर बैंड, तो यहां अदर गुड्स का मतलब क्या, दूध पाउडर होगा क्या? नहीं, ये अदर वर्ड्स तो जनरल वर्ड है, जबकि आर्म्स, एम्यूनिशन और गन पाउडर तो स्पेसिफिक वर्ड है। आर्म्स मतलब, आर्म्स एम्यूनिशन क्या होता है, हथियार। आर्म्स का मतलब होता है वो हथियार जो आप हाथ में पकड़ के लड़ते हो, जैसे तलवार। एम्यूनिशन का मतलब होता है वो हथियार जिसको आप दूर से यूज करके मार सकते हो, बंदूक। गन पाउडर मतलब बारूद। ये तीनों तो एक्सप्लोजिव आइटम्स हैं। अब इनके साथ अगर आपने जनरल वर्ड लिख दिया अदर गुड्स, तो उसका मतलब वैसा ही कुछ होगा ना, वेपन टाइप का। उसका मतलब बेबी मिल्क पाउडर तो नहीं हो सकता ना। तो व्हेन अ जनरल वर्ड is preceded by specific words and all of them are of the same category, weapons, then the general word will take its color from the preceding words. मतलब general word को भी आप उसी तरह से इंटरप्रेट करोगे कि as if this indicates some kind of weapon. Okay, इसको कहते हैं rule of adjustum generis. अब हमारे सामने हैं 2 सेकेंडरी रूल्स। अब हमारे सामने हैं 2 सेकेंडरी रूल्स। कौन से? पहला डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिटर सोसायस, ये टफ है, ये टफ है, ठीक है। नॉसिटर सोसायस का मतलब होता है, सपोज इधर देखो, ये पुराना एग्जाम्पल है, तो ये आज के ज़माने में तो लॉजिकल नहीं है, पर एग्ज़ाम के लिए चलेगा। यहाँ 3 शब्द है, तीनों का मतलब काफ़ी क्लियर है। ट्रेड मतलब सामान लेके बेचना, बिजनेस मतलब कैसा भी व्यापार, और प्रोफेशन मतलब कोई पेशा। तो गवर्नमेंट ने सपोज कानून बना दिया कि जो भी व्यक्ति ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन करेगा उसको लेटेस्ट से सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब एक डॉक्टर साहब हैं जो गरीबों का इलाज एकदम मुफ्त में करते हैं, उन्होंने एक चेम्बर खोला है, तो वो बोल रहे हैं क्या उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या? तो हम लोग बोलेंगे रुकिए सर, अगर आप सोचें तो ट्रेड का मतलब ऑलवेज प्रॉफिट मोटिव होता है, बिजनेस का मतलब ऑलवेज प्रॉफिट मोटिव होता है, जबकि प्रोफेशन का 2 पर्पस हो सकता है, या तो प्रॉफिट मोटिव या फिर नॉन प्रॉफिट, ठीक है। अब ऐसे केस में व्हेन दिस वर्ड इज accompanied by these words, then it should take its color from these words, it should take its intent and cognate expression from these words. तो अगर ये दोनों वर्ड प्रॉफिट इंडिकेट कर रहे हैं तो यहां भी प्रोफेशन कौन सा वाला लेंगे? प्रॉफिट वाला। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट का अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। यानी डॉक्टर साहब अगर गरीबों का इलाज फ्री में कर रहे हैं तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये सब पुराने एग्जाम्पल से आजकल नहीं चलता, आजकल सबके लिए है, पर ये एग्जाम्पल नॉसिटर सोसाइस को समझाने के लिए। एग्जाम में अगर एक कहावत आ गया associated words to be understood in common sense manner, या फिर कहावत आ गया a word should be understood by the company of other words that it keeps, तो याद रखना वो आपसे नॉसिटर सोसाइस पूछ रहा है, एजुस्डम जनरिस नहीं पूछ रहा है। इस प्रकार के डायलॉग अगर आ गए जो मैंने बोला तो नॉसिटर सोसाइस का एग्जाम्पल लेके रेफर करना।
नेक्स्ट डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, वेरी सिंपल। कंटेम्पोरेनिया कम्स फ्रॉम द वर्ड कंटेम्पोररी। कंटेम्पोररी का मतलब होता है हिंदी में तत्कालीन। तत्कालीन मतलब जिस समय कानून बना था उस समय के हालात को आप सोचो तो आप सही इंटरप्रेट करोगे। बिल्कुल सही है, एकदम सच बात बोल रहा है ये। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब का है सर? और एक्चुअली वो 1930 का भी नहीं है, वो 1872 का है, बिकॉज पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था क्या ना। तो 1872 के ज़माने की बात हो रही है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में केविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी वेयर। सर 1872 के ज़माने में बायर की गलती मानी जाती थी। आज गलती बायर की मानी जाएगी कि कंज्यूमर भगवान है? कंज्यूमर तो भगवान है। आज तो गलती किसकी मानी जाएगी? सेलर की। तो आज ये कहावत नहीं चलता, आज के दिन कहावत उल्टा है, केविएट वेंडिटर मतलब लेट द सेलर बी वेयर। अब एक छोटा स्टूडेंट जो फाउंडेशन में बैठ के पढ़ रहा है केविएट एम्प्टर, और वो तुमसे आके बोल रहा है कि भैया हमको ये समझ में नहीं आ रहा केविएट एम्प्टर, इसमें बोलता है लेट द बायर बी वेयर, जबकि अब तो ज़माना बदल गया, लेट द सेलर बी वेयर। तो तुम उसको बोलोगे कि जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप पढ़ रहे हो तो आपको 2023 के हिसाब से नहीं, आपको 1872 के हिसाब से सोचना चाहिए कि उस ज़माने में क्या चलता था, और उस ज़माने में जो हालात थे उसके हिसाब से वो सही था, और वही पढ़ रहे हैं। तो जब जो कानून पढ़ते हो उसको उस समय के हिसाब से पढ़ो जब वो बना था। दैट इज कॉल्ड कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो। और एक कहावत है छोटा सा इसी के साथ, ऑप्टिमा लेग्यूम। इसका मतलब परंपरा इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। कोई भी कानून को अगर समझना है तो आपको वो कानून जिस देश में वहाँ की जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। मैं तुमको बताता हूँ, आज के दिन एक सिंपल सी बात समझो। तुम इंडिया में कहीं भी किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में चले जाओ ब्लड टेस्ट एक्सरे कराने, सोनोग्राफी वाला जो चेंबर होता है ना उसके बाहर लिखा हुआ रहता है बच्चे का सेक्स बताएंगे नहीं, मेल फीमेल। ठीक है, विदेशों में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा है। तो इंडिया में ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में 1994 में कानून बना था PCPNDT एक्ट, जिसके अनुसार सोनोग्राफी से बच्चे का सेक्स डिटरमाइन नहीं किया जाएगा। तो ये कानून आज अगर कोई अमेरिकन आके सुनेगा इंडिया में तो उसको तो अजीब लगेगा। सोचो अमेरिका से एक बंदा आया और इंडिया में कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके ब्लड टेस्ट कराने गया, तो वो देखता है बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो लगा ये बात क्यों लिखा, हम लोग तो करवाते हैं, इसमें क्या गलत बात है? तो उसको इंडिया का परंपरा नहीं मालूम ना। इंडिया में लड़कों का ज़्यादा वो होता है, लड़कियों को अबॉर्ट कराया जाता है, तो वो यहाँ की परंपरा समझेगा तब तो कानून को समझेगा, वरना कानून को समझ। सेम हमारे लिए भी तो है। हम अगर किसी वीराने देश में जाएंगे और वहाँ के कानून हमें अटपटे लगेंगे तो हमको तो वहाँ की परंपराएं समझनी पड़ेंगी ना। ठीक है, ऑप्टिमा लेग्यूम बोलते हैं उसको। रूल्स हो गए। अब हम लोग करने जा रहे हैं एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एड्स सर ग्रीन कलर, एड्स का मतलब टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो एड्स या टूल्स जो होते हैं सर वो दो प्रकार के होते हैं। इस तरफ क्या लिखा है? इंटरनल एड 11 हैं। इंटरनल एड का मतलब होता है जो बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट जो पार्लियामेंट से एकदम बेयर एक्ट निकलता है, ठीक है, उसके अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती है इंटरप्रिटेशन में। तो क्योंकि वो चीज़ें बेयर एक्ट के अंदर ही है, उसके लिए उसको बोलते हैं इंटरनल एड। और बाजू में क्या है? एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड मतलब कुछ और भी इंटरप्रिटेशन के लिए चीज़ें होती हैं पर वो बेयर एक्ट के अंदर नहीं होती, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एड। मतलब समझ में आ रहा है? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। इन आवर सिलेबस इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, दुनिया भर के केस लॉ हमें पढ़ाए जाते हैं ना, कोर्ट केसेस। अभी ये चैप्टर चालू करते वक्त मैंने शैलेश हरीलाल शाह का एग्जाम्पल लिया था, एक केस लॉ का एग्जाम्पल। केस लॉ क्या है? कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो तो बाद में आया है, क्या वो बेयर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है क्या कोर्ट का डिसीजन जो हम लोग पढ़ते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन, क्या वो बेयर एक्ट के अंदर है? नहीं। तो वो क्या है? एक्सटर्नल एड। वो क्या है? एक्सटर्नल एड। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, नेगोशिएबल के अंदर दुनिया भर के एग्जाम्पल्स है जो बेयर एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स क्या हैं? इंटरनल एड। ठीक है, तो ऐसे करके इंटरनल एक्सटर्नल एड है, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया भर के, मैं अंदर बड़ा समझाऊंगा। मैं स्टार्ट करने के पहले बोल दूं, तुम लोग ये सोचते रह जाओगे कि एग्जाम में क्वेश्चन रूल से आएगा, जबकि इंटरनल एड इज मोर पॉपुलर देन द रूल्स।
तो ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरनल एड पे आते हैं। तो इंटरनल एड ना स्टूडेंट लोग का कच्चा रहता है बिकॉज उनको एग्जाम्पल नहीं पता होते और लैंग्वेज याद होती नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ाते वक्त मैं लैंग्वेज भी पूरा बोलूँगा और एग्जाम्पल भी बताऊँगा जिससे याद रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इंटरनल एड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में 11 इंटरनल एड्स है, एक एक करके। सबसे पहले लॉन्ग टाइटल। हर एक कानून का एक शॉर्ट टाइटल होता है, एक लॉन्ग टाइटल होता है। हम लोग शॉर्ट टाइटल ही जनरली बोलते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये लॉन्ग टाइटल नहीं है, ये शॉर्ट टाइटल है। और अगर तुम उसका बेयर डाउनलोड करोगे तो उसमें लॉन्ग टाइटल लिखा हुआ रहता है। लॉन्ग टाइटल है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइटल। अब आपको इससे क्या समझ में आता है? शॉर्ट टाइटल से ज़्यादा बेटर लॉन्ग टाइटल, बिकॉज लॉन्ग टाइटल से पर्पस समझ में आ रहा है। पर्पस क्या है समझो, एन एक्ट टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब पक्की बात है कि इस कंपनी लॉ के पहले 2-3 कंपनी लॉ रहे होंगे जिनको कंसोलिडेट करना है। तो 2-3 कौन से सर? एक ही जानते हैं हम तो, कंपनीज एक्ट 1956। नहीं सर, एक और है। कंपनीज एक्ट 1956 के साथ था सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, तो वो दोनों को कंबाइन इसी में कर दिया गया। तो इट्स अ कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट, ठीक है, पहली बात। दूसरा, टू अमेंड द लॉ। ये तो सच है कि पुराना लॉ 1956 में बहुत सारे चेंजेस करने थे, उसलिए ये कानून आया। तो व्हेन यू रीड द लॉन्ग टाइटल इट टेल्स यू अबाउट द पर्पस ऑफ द लॉ। इससे आपको क्या पता चलता है? सॉप। सॉप का फुल फॉर्म स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस। सॉप का फुल फॉर्म क्या है? स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस। तो हम लोग को लॉन्ग टाइटल से सॉप समझ में आता है, स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस। शॉर्ट टाइटल, अब डायलॉग याद करना है। शॉर्ट टाइटल मियरली आइडेंटिफाइज द एनैक्टमेंट, एनैक्टमेंट मतलब लॉ, एंड लॉन्ग टाइटल डिस्क्राइब्स द एनैक्टमेंट। शॉर्ट टाइटल मियरली आइडेंटिफाइज द स्टैट्यूट, लॉन्ग टाइटल डिस्क्राइब्स द स्टैट्यूट। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द सॉप, स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। तो थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद है इंटरप्रिटेशन के लिए। नंबर 2, प्रीएम्बल। एक्चुअली सच बता रहा हूं, प्रीएम्बल और लॉन्ग टाइटल इन्होंने एक जैसा ही बना रखा है। आप देख लेना, किसी भी लॉ में अगर लॉन्ग टाइटल है तो वही प्रीएम्बल है, और प्रीएम्बल है तो वही लॉन्ग टाइटल है। केवल संविधान जो होता है उसमें एक लंबा प्रीएम्बल अलग से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वो जो संविधान का प्रीएम्बल है केवल वो लंबा है, अदरवाइज बाकी सारे कानून में जो लॉन्ग टाइटल है ना उसी को प्रीएम्बल बोलते हैं। और ये लोग एग्जाम्पल भी वही दे रहे हैं, पर फिर भी तुलना के लिए इन्होंने बोला प्रीएम्बल इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन लॉन्ग टाइटल, थोड़ा और बड़ा होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम कानून आप उठा लो जिनमें लॉन्ग टाइटल रहेगा ही रहेगा, उसमें प्रीएम्बल अलग से होता है ही नहीं। बट अगर तुलना करनी है तो प्रीएम्बल इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन द लॉन्ग टाइटल। उससे भी आपको क्या पता चलता है प्रीएम्बल से? द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, द सॉप, ठीक है। हाउएवर अगर प्रीएम्बल में और अंदर लिखे हुए सेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो जीतेगा कौन? सेक्शन। प्रीएम्बल नहीं जीतेगा। प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट का प्रीएम्बल, अब ये तुम प्रीएम्बल पढ़ोगे तुमको लगेगा ये प्रीएम्बल ही सर तो लॉन्ग टाइटल है। पढ़ो, एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। दिस साउंड्स लाइक अ लॉन्ग टाइटल, एक्चुअली कोई प्रीएम्बल है नहीं, पर उसी को एग्जाम्पल में लोग ले रहे हैं। तो तुम लॉन्ग टाइटल और प्रीएम्बल का एग्जाम्पल इंटरचेंज कर सकता है। अब ये इंटरप्रिटेशन में कैसे हेल्प किया वो मैं बताता हूँ। इसके ऊपर एक केस लॉ हो गया था, ठीक है, इसके ऊपर एक केस लॉ हो गया था। जहाँ तक मुझे याद है केस लॉ का नाम था गुल्ली पुल्ली सावरिया, पर एग्जैक्ट मुझे श्योर नहीं है। हुआ क्या कि एक हिंदू लड़की के साथ एक क्रिश्चियन लड़का शादी करना चाहता है, ठीक है। एक क्रिश्चियन मेल है और एक हिंदू फीमेल है, दो अलग अलग धर्म है। क्या इनके मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिल सकता है? तो इन्होंने बोला हाँ मिल सकता है। कैसे? बोला कि सेक्शन 5 में ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है अ मैरिज मे बी सॉलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। तो मे लिखा है, यानी दो हिंदू हो भी सकते नहीं भी। तो इन्होंने बोला कि ये गलत है, एक्चुअली यहाँ मे सही नहीं है। कारण अगर आप इस कानून का लॉन्ग टाइटल या प्रीएम्बल देखो तो उसमें क्लियर लिखा है मैरिज अमंग हिंदूज, मतलब दोनों पार्टी हिंदू होना चाहिए। यानी कि ये जो मे है इसको मे नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा? शैल। तो क्रिश्चियन मेल और हिंदू फीमेल की शादी मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर नहीं हो सकती। थर्ड, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। हम लोग जैसे कोई भी कानून में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं तो वो सारा चैप्टर एक्चुअली
बेयर एक्ट में बनाया हुआ होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। जैसे हम लोग 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो वो चैप्टर नंबर 4 होता है बेयर एक्ट में। इनकम टैक्स का जो बेयर एक्ट है 1961, उसमें चैप्टर रोमन 4 इज ऑल द 5 हेड्स। फिर चैप्टर 5 होता है क्लबिंग, फिर चैप्टर 6 होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, फिर चैप्टर 6A होता है डिडक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन है चैप्टर 6A GTS LS। तो चैप्टर हेडिंग का पर्पस क्या है? चैप्टर हेडिंग का पर्पस ये होता है कि जितने भी सिमिलर सेक्शंस हैं उनको एक साथ लाया जाए। चैप्टर बनाने का पर्पस क्या होता है कि सिमिलर ज्ञान और एक ही टॉपिक पे जो ज्ञान है वो अलग अलग नहीं रहे, वो एक ही चैप्टर के अंदर आ जाए ना, तो इससे फायदा होता है, समझने में हेल्प होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर, यू नो दैट कि उसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो उसी चैप्टर से रिलेटेड होंगी। सपोज तुम चैप्टर 5 पढ़ रहे हो क्लबिंग, तो अब उसके अंदर जो भी सेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, क्लबिंग के सेक्शन होते हैं 60, 61, 62, 60 से लेके 65। जब तुम उन सेक्शंस को पढ़ते हो तो तुमको मालूम है कि ओहो ये तो क्लबिंग चैप्टर में, तो इसका कोई भी मतलब होगा वो क्लबिंग से ही जुड़ा हुआ होगा, कुछ और नहीं होगा। तो चैप्टर हेडिंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्रियम्बल फॉर द सेक्शंस बिलो इट। तो सेक्शन नंबर 60 से 64 का जो प्रियम्बल एक तरह से क्या है? चैप्टर हेडिंग विच इज क्लबिंग। तो हम लोग बोलते हैं द चैप्टर हेडिंग सर्व्स एज अ प्रियम्बल टू द लीगल सेक्शंस फॉलोइंग इट। तो उससे समझ में आता है कि इन सेक्शंस का, इन ग्रुप ऑफ सेक्शंस का पर्पस क्या है। जैसे प्रियम्बल से पता चलता है एक्ट का पर्पस क्या है, चैप्टर हेडिंग से पता चलता है उस चैप्टर के सेक्शंस का पर्पस क्या है। ऑल द टॉपिक्स आर विच आर ऑफ द सेम चैप्टर आर ग्रुप्ड टुगेदर। चैप्टर हेडिंग may be treated as preamble to the sections following it. नंबर 4 मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स का मतलब कुछ नहीं, ये होता है जैसे ये देखो, ये पुस्तक है, पुस्तक में वहाँ लंबा लंबा लिखा हुआ है, बगल में उसका शॉर्ट मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, फिर ये पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, बगल में शॉर्ट मीनिंग। तो ये मार्जिन में जो आप छोटा छोटा लिख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं मार्जिनल नोट्स। तो इन्होंने बोला मार्जिनल नोट्स को इंटरप्रिटेशन के टूल की तरह जनरली इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल एक जगह यूज किया जाता है, संविधान। संविधान में आर्टिकल्स होते हैं, संविधान में सेक्शन नहीं होता, संविधान में क्या होता है? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के बगल में जो मार्जिनल नोट है, दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट फॉर एनी अदर लॉ। 2 पॉइंट है पढ़ना। द जनरली हेल्ड व्यू इज दैट द मार्जिनल नोट्स अपेंडेड मतलब एडेड to a section cannot be used for interpreting it. However, marginal notes appended to the articles of the Constitution can be validly used for interpreting it. Number 5, definitions. कई शब्दों के definitions आपको पढ़ने पड़ते हैं, नहीं तो उसके बिना आप कानून नहीं समझ पाओगे। Definitions आपको कहाँ से मिलते हैं? फर्स्ट पॉइंट, 5 बातें हैं। नंबर 1, डायरेक्ट डेफिनेशन इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ। जैसे तुम कंपनी लॉ पढ़ रहे हो और वहाँ पे अचानक से वर्ड आ गया स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी। अभी कैसे समझोगे छोटी कंपनी क्या है? तो उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि नहीं? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी इज ए कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ के अंदर, टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर है। तो वहाँ पे जो डेफिनेशन है बहुत जरूरी है, उसके बिना समझ नहीं पाते। और वो डेफिनेशन डायरेक्टली एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं? सेक्शन 2 में। नंबर 2, इनडायरेक्ट डेफिनेशन। कई बार कुछ शब्दों का डेफिनेशन डायरेक्टली कानून में नहीं होता पर इनडायरेक्टली होता है, बाय गिविंग रेफरेंस टू अनदर स्टैट्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हो, डिजिटल सिग्नेचर सुनते हैं कि नहीं? डिजिटल सिग्नेचर, तो बोला कंपनी लॉ बोलता है डिजिटल सिग्नेचर का मतलब वही होगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन देने के बदले किसी दूसरे का रेफरेंस दे दिया ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेफिनेशन। ठीक है। नंबर 3, स्पेशल स्टैट्यूट, डिजिटल सिग्नेचर। अब कोई स्पेशल स्टैट्यूट है जो साइबर क्राइम वगैरह पे बना हुआ है, तो आप उसी में जाके मतलब ढूंढोगे ना, तो डिजिटल सिग्नेचर वहाँ ढूंढ सकते हो। 4, जनरल क्लॉजेस। एक्ट में भी कुछ जनरल वर्ड्स का डेफिनेशन है, जैसे कंपनी लॉ में एफिडेविट वर्ड यूज होता है। एफिडेविट का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? जनरल क्लॉजेस एक्ट। और जब 1, 2, 3, 4 फेल कर जाएं तब आप आखिरी में किसके पास जाओगे? लीगल डिक्शनरी। विल यू यूज अ नॉर्मल डिक्शनरी और अ लीगल डिक्शनरी? इट्स बेटर टू यूज अ लीगल डिक्शनरी। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशंस? अभी डेफिनेशन का 2 पर्पस होता है। डेफिनेशन शॉर्टन्स द एक्सप्रेशन। जैसे इन्होंने क्या किया, जो कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, इनएक्टिव है, उनको एक नाम दे दिया डोरमेंट कंपनी, तो बातचीत आसान हो गया ना, डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। जो कंपनियां छोटी है उनको एक नाम दे दिया स्मॉल कंपनी, तो इट शॉर्टन्स द एक्सप्रेशन। ऑल्सो इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन। डेफिनेशन से ही तो पता चलेगा कि बोलना क्या चाहता है। तो डेफिनेशन प्रोवाइड्स अ की टू इंटरप्रिटेशन एंड इट ऑल्सो शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ द लॉ। 2 तरह के डेफिनेशन होते हैं, एक
इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, इसमें और भी बातें हो सकती हैं, इसमें आप और भी चीज़ें बोल सकते हो, इसका मतलब आप और एक्सटेंड कर सकते हो, यानी ये एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, मतलब आप और भी बातें इसमें ऐड कर सकते हो। इंक्लूसिव डेफिनेशन की पहचान होती है, ये इसमें इंक्लूड्स वर्ड लिखा रहता है। क्या रहता है? इंक्लूड्स। मैंने डिबेंचर कल रिवाइज कराया था ना, डिबेंचर इंक्लूड्स SBI, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट वेदर और नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर के डेफिनेशन में इंक्लूड्स है, यानी जो लिखा है इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। दूसरा डेफिनेशन होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब जो लिखा है बस यही, इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं होगा, यानी जो मतलब है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द मीनिंग गिवन, यू कैन नॉट ऐड और एक्सटेंड इट। रेस्ट्रिक्टिव, तो इसको रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन भी बोलते हैं। इसकी पहचान होती है मीन्स या फिर मीन्स एंड इंक्लूड्स। ठीक है, एक स्टूडेंट का सपोज डाउट आएगा, सर इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव, मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव, मीन्स एंड इंक्लूड्स मतलब एग्जॉस्टिव। अगर लिखा है मान लीजिए इंक्लूड्स एंड मीन्स, तो ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं रहेगा, यही तीन लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कंपनी का डेफिनेशन। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस कंपनीज एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। मीन्स का मतलब एग्जॉस्टिव है, इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं हो सकता। That was 5. Number 6, illustrations. Illustrations basically means examples. Illustrations basically means examples. Enactment word का मतलब होता है statute, कानून को ही enactment बोलते हैं। हर एक कानून जो आप पढ़ रहे हो वो एक enactment है, statute है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। Illustration, इलस्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। आज मैं जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाता हूँ, नेगो पढ़ाता हूँ, तो उसमें दुनिया भर के एग्जाम्पल है जो खुद बेयर एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, वो सेक्शंस के बाद होते हैं। याद रखने की बात क्या है? एग्जाम्पल्स आर नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जाम्पल्स केवल हेल्प करता है समझने में, पर एग्जाम्पल कैन नॉट रिड्यूस और इंक्रीज द स्कोप ऑफ द सेक्शन। हम लोग बोलते हैं इट कैन नाइदर कर्टेल नॉर वाइडन द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। एम्बिट मतलब होता है स्कोप ऑफ द सेक्शन, ना वो सेक्शन के दायरे को बड़ा कर सकता है ना छोटा, वो केवल उसकी मीनिंग बताता है। आपके लिए सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं ना, सेक्शन 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अ पर्सन हु इज नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, साउंड माइंड वाला पर्सन, नॉट साउंड वाला। तो अनसाउंड माइंड का एग्जाम्पल दिया है, एक पर्सन जो ल्यूनेटिक असाइलम में रहता है, जब वो असाइलम में रहता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो बीच में ठीक हो जाता है और बाहर आता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वैसे एक नॉर्मल इंसान अगर वो दारू के नशे में है या बीमार है, तब उस वक्त वो अनसाउंड हो गया, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये सब बातें, इलस्ट्रेशन जो आप देख रहे हो, ये खुद बेयर एक्ट के अंदर है। एक डायलॉग हमेशा याद रखना, इलस्ट्रेशंस कैन नाइदर वाइडन नॉर कर्टेल द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। मतलब सेक्शन के स्कोप को ना बड़ा करे ना छोटा, केवल एक्सप्लेन करे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट है नंबर एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन का मतलब वो नहीं होता जो तुम सोचो, तुमको लगता है एक्सप्लेनेशन का मतलब कुछ समझाया जा रहा है, नहीं। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, कई बार जो कानून का सेक्शन होता है, सेक्शन में ही कोई एक शब्द होता है जिसको वो लोग थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। ठीक है, और वो नीचे लिखा रहता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस में AGM का सेक्शन क्या है, 96, उसमें लिखा हुआ है ना, AGM कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अ नेशनल हॉलीडे। तो सेक्शन 96 के नीचे ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, नेशनल हॉलीडे मींस अ डे विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है क्या? कौन डिक्लेयर करेगा? तो बस वो एक क्लैरिफिकेशन है, वो कोई एग्जाम्पल नहीं है और उसमें कुछ डिटेल में समझाया हुआ भी नहीं है। प्रोवाइजो। प्रोवाइजो मतलब क्या होता है, आप एक सेक्शन पढ़ रहे हो, सेक्शन में अचानक से पैराग्राफ चेंज हुआ, एक नया पैराग्राफ है, और नया पैराग्राफ में पहला वर्ड है प्रोवाइडेड दैट। तो ये प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है एक्सेप्शन, कि वो कुछ अलग बोलने जा रहा है, कुछ एक्सेप्शन बोलने जा रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रोवाइडेड दैट। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सुंदर उदाहरण है। सेक्शन नंबर 149, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक उसके नीचे प्रोवाइडेड दैट डाला हुआ है, बोला हुआ है provided that a company may have more than 15 directors by passing a special resolution।
अगर एसआर पास करके आप लोग अलाउ कर दो तो हम 15 से ज़्यादा रेटर भी रख सकते हैं। तो अभी अभी बोला 15 से ज़्यादा नहीं, और फिर तुरंत एक एक्सेप्शन डाल दिया। ये प्रोवाइजो का कमाल है। तो जो भी पैराग्राफ्स होते हैं प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइजो से चालू होते हैं वो एक एक्सेप्शन होते हैं। इसका और एक ईजी एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन हम सब जानते हैं कि नहीं? पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में पहला पॉइंट है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी हैविंग सच मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब जो प्राइवेट नहीं हो पब्लिक है। अब तुरंत नीचे बोला प्रोवाइडेड दैट अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। अभी आपने ऊपर बोला पहले पॉइंट में कि पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, अब आप बोल रहे हो लेकिन वो प्राइवेट कंपनियां जो किसी पब्लिक की सब्सिडियरी है वो डीम्ड एज पब्लिक है। तो आपने उल्टा कर दिया कि नहीं? इट्स अ प्रोवाइजो। प्रोवाइजो qualifies the body of the section, it creates an exception to the section। ठीक है, there are 3 types of provisos: provided that, save as, except as। 9 नंबर क्या है? शेड्यूल। 9 नंबर क्या है? शेड्यूल्स। कंपनीज एक्ट के पीछे में 7 शेड्यूल है कि नहीं है? शेड्यूल सारे सेक्शन खत्म होने के बाद आता है। शेड्यूल हमेशा किसी एक सेक्शन पे जुड़ा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 के अंदर क्या दिया हुआ है? मेमोरेंडम और आर्टिकल के दुनिया भर के फॉर्मेट है, टेबल ABCDEFGHIJ। तो मेमोरेंडम आर्टिकल का सेक्शन क्या है? 4 और 5। तो तुम जब भी शेड्यूल 1 खोलोगे ना उसके नीचे लिखा हुआ रहता है सी सेक्शन 4 और 5। तो एवरी शेड्यूल इज टाइड टू अ सेक्शन। सेक्शन में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। शेड्यूल में अमेंडमेंट करना बहुत आसान है, MCA नोटिफिकेशन लाएगा और शेड्यूल अमेंड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किस शेड्यूल में आए हैं? शेड्यूल 7 CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेड्यूल 7 में बार बार अमेंडमेंट आता है। वो लोग नया नया एक्टिविटी ऐड करते हैं। कोविड आ गया ना तो कोविड के बाद उसको भी घुसा दिया उसमें। तो शेड्यूल में चेंज करना बहुत आसान है, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, MCA नोटिफिकेशन लाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल से थोड़ा बेहतर समझ में आता है, पर वो कोई सेक्शन और शेड्यूल में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कौन जीतेगा? सेक्शन, शेड्यूल नहीं। एक जनरल बात आप याद रखो, सेक्शन की भाषा में और इंटरनल एड में अगर लड़ाई हो जाए तो ज्यादा चांसेस सेक्शन ही जीतेगा। नंबर 10, अगर किसी सेक्शन में पहला शब्द ये लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। क्या मतलब होता है इसका? इन स्पाइट ऑफ। नॉट विथ स्टैंडिंग को हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज। इसका मतलब ये सेक्शन एक सुपीरियर सेक्शन है। अगर किसी भी सेक्शन में ये भाषा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, इसका मतलब ये क्या है? सुपीरियर। मतलब ये जो बोलेगा वही चलेगा, दूसरे सेक्शन इसके आगे झुक जाएंगे। तो दूसरों का इसके साथ हार्मोनियस नहीं होगा, ये जो बोलेगा वही चलेगा। बहुत सारे सेक्शन है जिसमें नॉट विथ स्टैंडिंग होता है, बहुत सारे सेक्शन है जिसमें नॉट विथ स्टैंडिंग होता है। जैसे स्वेट इक्विटी शेयर का सेक्शन नंबर क्या है? 54। हम जानते हैं सेक्शन 53 बोलता है कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, वॉइड है, लेकिन सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर में अलाउड है। तो सेक्शन 54 इज अ सुपीरियर सेक्शन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53। स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हो एट अ डिस्काउंट। ठीक है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज, सुपीरियर सेक्शन। इसका उल्टा सबऑर्डिनेट सेक्शन। सबऑर्डिनेट सेक्शन की भाषा होती है सब्जेक्ट टू सेक्शन सो एंड सो, सब्जेक्ट टू फलाना सेक्शन मैं जो बोल रहा हूं। मतलब सब्जेक्ट टू का मतलब है कि अगर दूसरे सेक्शन में जो बोला है वो आप पहले मानो, फिर हमारा नंबर आएगा। अगर हम में और उनमें लड़ाई है तो वो जीतेगा, हम हार जाएंगे, क्योंकि हम हैं सबऑर्डिनेट सेक्शन। सबऑर्डिनेट सेक्शन की पहचान होती है सब्जेक्ट टू समथिंग समथिंग समथिंग। इंटरनल एड हो गए, अब हमारे एक्सटर्नल एड्स। External aids are those tools of interpretation which are not a part of the statute but are separate। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोर्ट डिसीजंस। नंबर 1, हिस्टोरिकल सेटिंग। जैसा कि हमने जानते हैं कोई भी कानून को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हिस्ट्री मतलब जिस समय वो बना था उस समय के हालात प्लस पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। हर कानून जो बनता है वो तो बिल बन के पार्लियामेंट में पेश होता है, उस पर चर्चा होती है। तो कुछ ऐसे कानून है जिनका पार्लियामेंट्री हिस्ट्री अवेलेबल होता है, हर किसी का नहीं, कुछ का होता है, कि आप चाहो तो देख सकते हो कि जब वो बिल पेश हुआ था तो उसका क्या हिस्ट्री था, क्या डिबेट हुआ था, उससे काफ़ी क्लैरिटी मिलता है। तो इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड दैट लॉ। सेकेंड, कॉन्सोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉ।
नया कानून जिन पुराने कानून को मिला के बना है या इसके पहले जो पुराने कानून थे वो भी कभी कभी हेल्प करते हैं इन इंटरप्रिटेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट आया और मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर कैन अ डायरेक्टर नॉट बी अ शेयर होल्डर और इज इट नेसेसरी दैट डायरेक्टर मस्ट ऑल्सो बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब इसका जवाब सर नए कंपनी लॉ में तो है ही नहीं। तो मेरे से आके पूछे कि सर डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है क्या। तो मेरे से आके पूछे, अब इसका जवाब है नहीं तो मैं क्या करूं। आई विल यूज प्रीवियस लॉ। जो पुराना लॉ था ना कंपनीज इन 1956, उसमें एक कॉन्सेप्ट था क्वालिफिकेशन शेयर्स का, कि कई कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा रहता है कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको शेयर होल्डर होना जरूरी है। तो उन कंपनियों में शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बन सकता है, कोई और नहीं बन सकता। पर आज के दिन नए कानून में ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है। इसका मतलब आज के दिन आंसर क्या है, डायरेक्टर नीड नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बिकॉज क्वालिफिकेशन शेयर का कॉन्सेप्ट जा चुका है हिंदुस्तान से। थर्ड, यूजेज। यूजेज का मतलब है अगर लोग आज तक एक पर्टिकुलर लॉ को एक पर्टिकुलर तरीके से इंटरप्रेट करते आए हैं तो आगे भी हम वैसे ही उसको इंटरप्रेट करते रहेंगे। The court will be reluctant to change the interpretation adopted by the masses in general unless it sees cogent reasons for doing so. ठीक है, अगर मान लो एक पर्टिकुलर कानून को दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं पर जनता आज तक एक ही पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन मान के चलते आई है, तो फिर कोर्ट बोलेगा हम फिर वही मान के चलते जाएंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे अनलेस उनको लगे कि यार जरूरी है। एनालॉगस एक्ट का मतलब सिमिलर स्टैट्यूट। जैसे मैं ये उदाहरण देता हूँ, कई बार जब मैं कंपनी लॉ पढ़ाना मैंने चालू किया था पहली बार 10 years बिफोर, तो फिर उस समय उसमें एक अजीब बात है और आज भी है ये, सेक्शन 49 आप खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडिविजुअल, मतलब डायरेक्टर एक इंसान होना चाहिए। अब ये बात लगता है ये क्यों बोल रहे हो, डायरेक्टर तो इंसान ही होता है, आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर कैसे हो सकता है, ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी डायरेक्टर, करेक्ट। लेकिन ये बात तुमको समझ में तब आएगी जब तुम इंग्लैंड का कंपनी लॉ पढ़ो। जैसे इंडिया में कंपनी लॉ है, इंग्लैंड में भी तो कंपनी लॉ है। यूके कंपनीज एक्ट 2006, यूके कंपनीज एक्ट 2006 बोलता है कि डायरेक्टर इंसान भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, इवन अ कंपनी कैन बी डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। तब तुमको समझ में आता है कि अच्छा, तब जाके हमारे इंडियन लॉ बनाने वालों ने जानबूझ के लिखा इंडिविजुअल, वरना हमारे यहाँ भी आ जाता वो कॉन्सेप्ट कि कंपनी कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। समझ रहे हो। तो कई बार अपना कानून समझने के लिए विदेशी कानून या कोई सिमिलर स्टैट्यूट पढ़ना बेहतर रहता है। इसको अपने बोलते हैं पैरी मटीरिया स्टैट्यूट। पैरी मटीरिया का मतलब होता है मटीरियली सेम है, ठीक है। डिक्शनरी डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं। कोर्ट के डिसीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन इज कोर्ट केसेस। कौन से कोर्ट केसेस, इंडियन कोर्ट केसेस कि फॉरेन कोर्ट केसेस। वेन एवर इंडियन कोर्ट केस इज अवेलेबल इट इज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी। पर अगर इंडियन कोर्ट केस अवेलेबल नहीं है देन फॉरेन कोर्ट केस आप यूज कर सकते हो। इंडियन कोर्ट केस का एग्जांपल सैलिश और फॉरेन कोर्ट केस का एग्जांपल सोलोमन, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल एड खत्म होता है। तो इसी के साथ हमारा ये इंटरप्रिटेशन तो कंप्लीट होता है। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मैंने बहुत डिटेल में कराया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।